अगर एक सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रह जाए तो तत्काल प्रभाव से वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन हमारे नेतागण, आप 48 घंटे छोड़िए, 6-6 महीने तक वो जेल में रहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहते हैं फिर भी। लेकिन इस पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ अगस्त क्रांति शुरू करते हुए संसद में एक बिल लेकर आई है सरकार, जिसमें कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकारों में मंत्री ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और वो 30 दिन जेल में बिता चुके हैं, तो उन्हें हर हाल में अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन विपक्ष इस बिल से तिलमिला गया है और दिलचस्प बात यह कि मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आरजेडी, क्या टीएमसी, क्या ओवैसी, सब एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। संसद में इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। विपक्ष के इस रवैये पर जोरदार प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेल से सरकार चलाने वाले इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि दागी नेताओं पर एक्शन से विपक्ष इतना बेचैन क्यों? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष का ये गुस्सा इस बात पर है कि मोदी सरकार नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ इतना कड़ा कानून क्यों बनाने जा रही है। ऐसा प्रावधान क्यों किया जा रहा है कि अगर किसी नेता ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान हो और नेताजी को जेल में 30 दिन से ज्यादा बिताने पड़ गए, तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल सदन के पटल पर रखा, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी। इस बीच मामला गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमले तक पहुंच गया, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले दूसरी तरफ दिल्ली से होते हुए ये सियासत अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। लगभग 11 साल पहले 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादा करा था कि 100 दिन के अंदर मैं ऐसा विधेयक लाऊंगा जिससे कि सांसद और विधायक जो भी इस तरह के आपराधिक मामलों में पाए जाते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता जाएगी। 11 साल तक ये सरकार सोती रही, अब ये बिल्कुल लाए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सदन में इस पर चर्चा होती, इस पर विपक्ष की जो बात होती उसको भी स्थान दिया जाता, उसके बाद इसको लागू किया जाता तो ज़्यादा न्याय संगत होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जो कानून है उसको सभी के लिए बराबर बनाने का काम किया है और इसके माध्यम से आज जनप्रतिनिधियों की और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी और महनीय पदों पर बैठे हुए लोगों को भी न्यायिक कटघरे में ला करके खड़ा किया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों बौखला रहा है? क्या विपक्ष ये भाप गया है कि अगर ये बिल पास हुआ तो विपक्षी नेताओं की करप्शन वाली कमजोर कड़ी अब बहुत भारी पड़ने वाली है और इसलिए विरोध की सारी सीमा लांघी जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी महाडिबेट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर विपक्ष को इस बिल से आपत्ति क्यों है? सवाल नंबर 2, क्या दागी भ्रष्टाचारी कुर्सी पर रहेंगे? ये सही है क्या? सवाल नंबर 3, सरकार को इस वक्त ये विधेयक लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई?
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम इस चर्चा को रखेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में शामिल है। आपका परिचय सबसे पहले मैं करा देती हूं। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट है। मोहन सिंह राठौर, विधायक बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस के प्रवक्ता, कनेक्ट हैं। आभा सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ कनेक्ट हैं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहन सिंह राठौर, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, अब क्या मंशा क्या है सरकार की इस बिल को लाने की, और जब वो भी तब जब सरकार जानती है कि 2/3 की मेजॉरिटी आपको चाहिए इसे कानून बनाने के लिए, और अभी तो जेपीसी के लिए इसको भेज दिया गया है, वहां पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद कानून बनेगा, तो क्या आखिर जरूरत पड़ गई थी अचानक इस बिल को लाने की? देखिए आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार और सारे वरिष्ठ नेता जिस वक्तव्य को पहले दिया है उसी पर कायम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि भ्रष्टाचार को जीरो स्थिति में लाया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार को जीरो स्थिति में लाना है तो जो उसके पुरोधा हैं, जो उसके हेड हैं, वो कैसे बच सकते हैं उससे, और इसीलिए बिल लाया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जघन्य अपराधों में तमाम सारे मंत्री, मुख्यमंत्री उसमें लिप्त होने के बाद भी, उन्हें जेल जाने के बाद भी वे जेल से सरकार चला रहे हैं, इससे आम जनता पे बहुत गलत असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरह से शुचिता पे, स्वच्छता पे और इन सब पे काम कर रही है, और ये स्वच्छता अभियान भी क्रिमिनल्स के और भ्रष्टाचारी लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों से बाहर करने का है। लेकिन मोहन सिंह राठौर जी, अब विपक्ष को इस बात को लेकर फिर चिंता जाहिर होती है कि ऐसे तो ईडी का, सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। ये तो आप लोग तानाशाही वाला एक काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी सत्येंद्र जैन के केस में हुआ, इतने समय वो जेल में रहकर आए और अभी जो है एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई कि कुछ ऐसे सबूत मिले नहीं। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा सर? देखिए, उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर 30 दिन के बाद वो बेल पे बाहर आते हैं और उसके बाद वो दोबारा से अगर उस पद पे चाहेंगे, तो अगर उनका समर्थन है तो वे चुने जा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको स्थायी रूप से सदैव के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में तो सर समय लगेगा ना, 4-6 महीने का समय लग जाएगा। देखिए, उसमें अगर आप किसी क्रिमिनल केस में हैं, अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, तो आपको और आम आदमी में दोनों में बराबरी होनी चाहिए, और उसी दिशा में यह अगला कदम। ठीक है। संतोष सिंह गौतम जी, बताइए, अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये एक बिल सरकार लेकर आई है तो आपको तो इस पर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कैसे जेल के भीतर से कुर्सी पर बैठे बैठे सरकार चलाई गई और फिर जनता ने मुंहतोड़ जवाब भी बाद में उसका दिया है। तो आपको तो समर्थन करना चाहिए इस पर। इसमें दिक्कत क्या है? जेल से सरकारें चलेंगी क्या सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा पूजा जी। हमको तो इसका समर्थन करना चाहिए, बशर्ते इसकी मंशा साफ होती। 3000 बीघा जमीन आसाम में अडानी को दे दी गई, जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि आधा जिला ही दे दोगे क्या। ये टिप्पणी हुई है अडानी के विरुद्ध, और सरकार वहां की दे रही हिमंता बिस्वा शर्मा। जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा था कि उनको जेल में बंद करेंगे और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर देंगे उनका, और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनकी वॉशिंग मशीन में रहकर धुल गए। तो जिनके हाथ में सत्ता है वो क्यों ना इस पर शक व्यक्त किया जाए कि वो लगातार विपक्षी दलों को टारगेट करेंगे, विपक्षी नेताओं को, हेमंत सोरेन को टारगेट करेंगे। अभी सत्येंद्र जैन का उदाहरण आया कि सत्येंद्र जैन बाद में बिल्कुल दोषमुक्त दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपराधिक मानसिकता के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री पर स्नूप गेट के जैसे जासूसी के आरोप लगे, उनको अडानी के आरोप लगते कि अडानी की मदद करने विदेशों में जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एक सेकंड, एक क्रॉस क्वेश्चन है सर मेरा आपसे। आप कह रहे हैं गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर न्यायालय का रास्ता तो आपके पास है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जैसे वो कह रहे हैं कि 30 दिन। अच्छा प्रश्न पूछा। नहीं पूजा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी सुन लीजिए। यही तो बात है ना कि न्यायालयीन प्रक्रिया में समय लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकारें तोड़ने में माहिर है, जो विधायक खरीदने में माहिर है, जैसे ही मुख्यमंत्री कोई किसी स्टेट का ये हटाएंगे तो विधायकों को खरीदना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अडानी के लिए पैसा कमा रही है और अडानी से धन लेकर विभिन्न राज्यों की सरकारें बनाती है, संतोष गौतम जी, मुझे अच्छा
मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अमित शाह जैसा तड़ी पार व्यक्ति जो रह चुका है, छोटे से जो सवाल का कागजों पर जवाब तड़ी पार रह चुका है, उस संतोष जैसे सिंह आपराधिक गौतम व्यक्ति जाने का सुचिता की उम्मीद करेंगे। संतोष सबसे गौतम जी, निकृष्टतम दौर एक राजनीति छोटा का सा चल रहा सवाल और है मेरा और आपसे, न्यूनतम फिर मैं अपने कर आगे रही है। मेहमानों के पास जाऊंगी। मुझे बताइए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर गलत किया था क्या? उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। हेमंत सोरेन अकेला उदाहरण नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। अगर नहीं कोई नहीं एक नहीं महीने सर, से एक ज्यादा सेकंड, ऑफिस अरविंद डाल देगा, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने तो कह दिया था ऐसा कोई कानून नहीं है। संतोष गौतम साहब, क्यों देंगे इस्तीफा? वो जानते हैं कि इस भ्रष्ट तो सरकार फिर हेमंत सोरेन ने गलत किया था क्या? अच्छा संतोष गौतम जी, नहीं ये ऐसे नहीं, नहीं नहीं, ये दोहरे मापदंड पर बात मत कीजिए। आप कह रहे हैं, एक मिनट संतोष जी, एक सेकंड सुनिए। बनकर काम कर रहा है, सीबीआई उसकी नौकर है सरकार की। संतोष जी सवाल सुनिए, एक मिनट आराम से सर सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं, सुनिए सर, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर गलत किया था क्या? उन्होंने भी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था ना सर। हेमंत सोरेन बेचारे उनको समझते नहीं कि कितने बड़े बदमाशों से उनका पाला पड़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल समझते हैं। लालू यादव ने इस्तीफा देकर गलत किया था क्या? कराते हैं। लालू यादव ने इस्तीफा देकर गलत किया था क्या? और जो तड़ीपार है वो देश का गृह मंत्री है, इनसे क्या उम्मीद करेंगे हम? लालू यादव हो, येदियुरप्पा हो, उमा भारती हो, इन सब ने इस्तीफा देकर गलत किया था क्या? अमित शाह तड़ीपार है कि नहीं है? और मोदी जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आते हुए, संतोष जी रुकिए, आप सवाल नहीं सुनते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। आ रही हूं मैं आपके पास। निरंजन पोद्दार जी बताइए जरा, ये जो राजनीति और अपराधीकरण का गठजोड़ है, ये कितने समय तक चलेगा? अगर इसको लेकर एक बिल लेकर आती है सरकार, तो मंशा पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा गलत है या सही है ये बिल आपके हिसाब से? देखिए पूजा जी, ऐसा है, अभी तो सरकार ने ये बिल पेश किया है और जेपीसी को भेजने की बात करी है, लेकिन मेरा ये मानना है मोदी सरकार ने अपना आधा उद्देश्य तो इस चीज से पूरा कर दिया है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये बिल पेश किया, आपने देखा होगा कि संसद के अंदर किस तरीके से एकाएक चारों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। अब इसका मतलब जनता दो चीजें निकालेगी। पहली बात तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि कांग्रेस ये मान करके बैठी है कि वो सदा सदा आजीवन वो विपक्ष में ही रहेगी, कभी वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर आप सत्ता में आने की आपको उम्मीद होती तो शायद आप इसका इतना विरोध नहीं करते, क्योंकि उस समय इसका सदुपयोग दुरुपयोग जो भी है वो उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी उतना ही होता है जितना आपके लिए। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से विपक्ष बार बार कह रहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो मेरा यह मानना है कि किसी कानून का दुरुपयोग होगा, इस चीज को लेकर के कानून नहीं बनाया जाए। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के कानून बनाए गए, आज कौन इस चीज से इनकार कर सकता है कि उन कानूनों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी होता है, चाहे दहेज कानून हो, चाहे दुष्कर्म कानून हो, चाहे आप ये समझ लीजिए जितने कानून है उनके अंदर दुरुपयोग की गुंजाइश कौन से कानून में नहीं है, तो क्या उनको कानून रहित छोड़ दिया जाए? लेकिन निरंजन पोद्दार जी, फिर वो ये कहते हैं ना, फिर ऐसे में तो ऐसा भी कोई कानून बनना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, अजित पवार हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना कि फिर तो ये बीजेपी में आते हैं, इनके सारे दाग धुल जाते हैं, इनके पास कोई वॉशिंग पाउडर है उसमें एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। देखिए पूजा जी, ऐसा है, एक होता है जबानी जमा खर्च, एक होता है कागज से कागज को लड़ाना। अगर आप बात करेंगी तो मैं एक आपको इतिहास बात बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार तीसरे टर्म में है और इनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपका नहीं है। अगर इसी के पहले हम यूपीए सरकार की बात करें तो कनिमोझी और ए राजा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों से हुई थी, क्योंकि सीएजी ने जिस तरीके से जांच करी और जो जनहित याचिकाएं वहां पे गई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था। तो इसी तरीके से अगर केवल जबानी जमा खर्च आप करना चाहते हैं तो बात अलग है, अन्यथा सरकार के कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आप कोर्ट में लेके जाइए, कोर्ट के जो विद्वान जज हैं उनको आप इस चीज के लिए कन्विंस कीजिए, वो आदेश करेंगे। तो सरकार की हिम्मत नहीं है, सीबीआई की, ईडी की हिम्मत नहीं है कि मुकदमा दर्ज ना करें। लेकिन आप ये कहें 10 सेकंड, लेकिन आप ये कहें कि निरंजन की चोरी पकड़ने के लिए, इसको बैलेंस बनाने के लिए पूजा के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज कर दो, तो
वो कहां से न्यायोचित है? मेरा तो इतना सा मानना है। ठीक है सर। आभा सिंह जी मेरे साथ कनेक्टेड है, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। आभा जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के केस में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इसी केस को ही लगातार बेस बनाया जा रहा है कि वो जेल में गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फाइल पे साइन नहीं करूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा, बाद में जब वो जमानत पर बाहर आते हैं उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया था कि कोई कानून ऐसा नहीं है, लेकिन अब अगर ये कानून बन जाएगा तो आपको लगता है कि सही होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा ना मैम। जी बिल्कुल, देखिए संविधान में चूंकि इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए जो है आज जो 130th अमेंडमेंट प्रपोज हो रहा है, इसमें 3 आर्टिकल्स में करेक्शन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, जो है आर्टिकल 75 जो प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और टेन्योर से डील करता है, साथ ही साथ 239 AA जो दिल्ली के लिए करता है, और 164 जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीएम और उनके मिनिस्टर मंत्रिमंडल के लिए करता है। और सही भी है, क्योंकि केजरीवाल का ही अगर एग्जांपल ले तो अगर जेल में बैठ के सीएम अपना प्रदेश चला रहा है तो वो जनता के साथ नाइंसाफी है, जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कहाँ गया एक सही ढंग से प्रणाली जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। जिस सीएम से आप अंदर मिल नहीं सकते, वो बाहर आ नहीं सकता, आप फाइल उसको भेज रहे हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जनता की, आम जनता के जीवन से, उसके रहन सहन से, सड़क, बिजली, पानी, मतलब जो सारी चीजें हैं, राइट टू लाइफ, वो क्या बिना अपने मंत्रिमंडल से बात किए वहां से सिर्फ दस्तखत कर देगा? तो ये जिस जनता ने वोट दिया है उसके साथ मजाक है, देश के संविधान के साथ मजाक है। तो मुझे लगता है ये जरूरी था और ये कर दिया गया। हालांकि इसमें जो 30 डेज के बाद बोला है 31st डे वो रिजाइन करेंगे और जब वो बाहर आएंगे तो वो दोबारा आ जाएंगे, तो वो भी मुझे सही नहीं लगता। उसके लिए फिर दोबारा चुनाव होना चाहिए, वही पार्टी जो है दोबारा चुने। नहीं, ये तो मैम कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अगर किसी केस में गया है और फिर बाद में पता लगता है कि निर्दोष है, कुछ ऐसा है ही नहीं, सबूत नहीं मिले पुख्ता, तो फिर पूरे उस चुनावी प्रोसेस में जाने के बजाय शायद ये नहीं, चुनावी प्रोसेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबूत नहीं मिले वो तो फिर तो आप वेट करिए, कन्विक्शन होता है कि वो छूटता है, लेकिन आपने सिर्फ 30 दिन के लिए रखा, तो आपने कहा बाद में वो क्या एकदम क्लियर हो गया? प्रोसेस के लिए तो आपने समय ही नहीं दिया। ठीक है मैम। धनंजय प्रताप सिंह जी, आप बताइए सर, आपका क्या टेक है इसको लेकर? क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहा है कि ये तो दुरुपयोग होगा ना जांच एजेंसियों का भी, और कुल मिलाकर ये तो एक व्यक्ति, एक ही पार्टी को मजबूत करने का एक तरीका है, हम कहां पर जाएंगे? हालांकि एक डेटा मैं बता देती हूं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से मौजूदा लोकसभा में 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 543 में से 251 सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि दुरुपयोग होगा। धनंजय जी, देखिए पूजा जी, क्या किसी कानून का दुरुपयोग होगा इस आशंका से कानून नहीं बनाना चाहिए? भाई राजनीति में पहली बार अगर कोई शुचिता लाने का प्रयास हो रहा है तो उसका स्वागत हर दल को करना चाहिए। देखिए ये कानून तो बन रहा है कि 30 दिन का समय दे रहा है। मेरा तो ये कहना है कि 24 घंटे अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी राजनेता हो, अगर वो 24 घंटे जेल में रहता है तो उसको बर्खास्त कर दिया चाहिए। भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये नियम है ना कि 24 घंटे जो जेल में रहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इनको भी कर देना चाहिए। देखिए केजरीवाल ने जो देश के अंदर उदाहरण पेश किया है, जिसने नैतिकता के आधार पर सत्ता पाई, नैतिकता को सामने रख करके जिसने सत्ता पाई, वो एक माने वो जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहे। तो क्या विपक्ष आज ये चाहता है कि कल को सेंट्रल जेल की बैरक के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हो? भाई अगर किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो उसके लिए अदालत है ना हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक के, उसमें जाइए। आप संसद में बिल आया, उस पर आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप संसद में बताइए ना, अपनी बहस में बताइए कि इसके क्या दुरुपयोग हैं। आप उससे बच रहे हो, हंगामा कर रहे हो और कह रहे हो कि कानून का दुरुपयोग हो जाएगा। ये कौन सी बात है? आप मुझे बताइए, उमा भारती 2003 में मुख्यमंत्री चुनी गई थी मध्य प्रदेश की, सिर्फ हुबली कोर्ट का वारंट आया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था पद से। और वही लालू प्रसाद यादव उस बात का उदाहरण है कि उनके खिलाफ में आरोप लगे थे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने उदाहरण पेश किया था। हेमंत सोरेन को देख लीजिए, हेमंत सोरेन ने पद छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? ठीक है, तो मैं संतोष सिंह गौतम जी, आप सुन रहे हैं सब पैनलिस्ट, हर प्रयास होना चाहिए और इस प्रयास का
कांग्रेस सहित सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है सर। संतोष सिंह गौतम जी बताइए, देखिए सब पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि कानून तो ऐसा होना ही चाहिए ना कम से कम, इसमें दिक्कत क्या। और आप लोग तो ऐसे बात करें जैसे दोबारा कभी सत्ता में ही नहीं आएंगे, उम्मीद ही छोड़ दिया आपने। आप जब आएंगे सत्ता में आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए ना सर। अगर आएंगे आप सत्ता में तो फिर कानून तो तब भी होगा ना, ये तो क्या दिक्कत है। देखिए पूजा जी, अगर आप धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनेंगे तो मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कानून किस मंशा से लाया जा रहा है ये देखा जाना जरूरी है। ऐसे लोग जो वोट चोरी के आरोप में घिर चुके हैं, जो चुनाव आयोग के साथ संलिप्तता कर देश में वोट चोरी कर रहे थे और वोट चोरी के आधार पर अपनी सरकारें बना रहे थे। बनारस की सीट जो थी काशी की, वो भी 7 राउंड के बाद अचानक मशीनें बंद कर दी गई और बाद में कह दिया गया कि मोदी जी चुनाव जीत गए। तो ऐसे जब संदर्भ आते हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य आते हैं, ऐसे संदर्भों में विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। वो जानता है कि सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं घोटालेबाज, अजीत पवार को कहती थी कि नहीं घोटालेबाज, शुभेंदु अधिकारी को कहती थी कि नहीं घोटालेबाज। पूछ चुकी हूं ना संतोष जी। अरे मेरी बात नहीं सुनती, आपने सबकी बात सुन ली लेकिन हमारी नहीं सुनती, विपक्ष की भी सुनना सीखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत ही आपसे की है सर। नहीं मैं अरे तो कहां सुनती है, बीच में टोका टोकी करती, बाकी किसी को नहीं। आप एकदम भूपेंद्र गुप्ता साहब से मुझे लग रहा है सीख कर आए हैं, वो भी आप ही की तरह बोलते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो इनको क्लीन चिट मिल जाती है। अगर हमारे किसी मुख्यमंत्री को दुर्भावनापूर्ण तरीके से, मान लो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, उनको दुर्भावनापूर्ण तरीके से 1 महीने के लिए बंद कर दिया, ठीक है, वो दोषी सिद्ध हो जाएंगे। सर मैंने सुन लिया। आभा सिंह जी बताइए, ये लोग जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक रूप से बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर विपक्ष का भरोसा नहीं दिखता है। देखिए हुआ क्या है ना कि इधर ईडी बहुत ओवर एक्टिव हो गई और कन्विक्शन रेट ईडी का 10% भी नहीं है, बाकी केसेस सब छूट जाते हैं। संतोष जी रुकिए जरा, तो आभा जी बोलिए। हाँ तो देखिए क्या हुआ है ना, लोगों को थोड़ा सा विश्वास इन इंस्टीट्यूशंस पे खत्म हो गया है और इसलिए लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा ना हो। तो मुझे लगता है आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, साथ ही साथ थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस भी ले आइए ताकि जो पॉलिटिकल वेंडेटा ना हो और एक फ्री एंड फेयर सिस्टम हो। जो आपने बात की कि 40 से 50% लोगों पे केसेस हैं, लेकिन वहां भी ये लगा दिया गया कि उन्हीं पनिशमेंट जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा है, उन्हीं ऑफेंसेस में स्टेप डाउन करना पड़ेगा। छोटे मारपीट के तो नेताओं के बड़े रूटीन होते हैं, उन पे ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट यस, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वही एक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट है। और वो ऑपोजिशन अगर डर रहा है तो ऑपोजिशन अपनी गलत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ओपोजिशन को इसमें डर है तो कहीं ना कहीं विश्वास जगाने के लिए भी कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए। मोहन सिंह राठौर जी, और क्यों विपक्ष इस बात को लेकर आशंकित नहीं होगा? इस तरीके से आप देखिए, आप भी देखिए ना जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। वो कहते हैं कि विपक्ष के ही नेताओं पर कार्रवाई होती है, ईडी हो, सीबीआई हो, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती है। और अगर आपने जिन राज्यों में, अगर मान लीजिए आपकी सरकार नहीं बनी और इनकी सरकार बन गई और अगर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डाल दिया गया, 6 महीने के बाद अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो 6 महीने में तो सर खेला हो जाता है राजनीति में। क्या करेंगे वो बैठकर? उनका तो पूरा करियर गया ना पॉलिटिकल। पूजा जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये केवल और केवल इस तरह का शुचिता का बिल केवल वो प्रधानमंत्री ला सकते हैं, वो केंद्र की सरकार ला सकती है जो 56 इंच का ईमानदारी का सीना रखती हो। और आज जो ये बिल आया है इसको पूरे हिंदुस्तान की जनता इसका स्वागत करेगी। सर रुकिए सर, प्लीज संतोष जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपकी बारी में कोई बीच में नहीं बोला ना सर। जो वोट चोरी कर रहे हैं संतोष गौतम जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, खराब मत कीजिए डिबेट। भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं। 15 साल के शासन काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक भी मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी पे दलाली में शामिल है, अडानी के साथ इस देश को बेचने की सर हो गया संतोष जी, हो गया सर, आऊंगी आपके पास, बोलिएगा चिल्ला चिल्ला कर। रुकिए जरा, मैं बोल रहा हूं देश बेचने की दलाली में शामिल रुकिए सर, देश देख रहा है ना, फिर बेचेंगे तो जनता छोड़ देगी क्या? जनता समझदार है सर। संतोष सिंह गौतम जी, जनता बहुत समझदार है, बेचेंगे तो जिता देंगे ना आपको। रुकिए आप जरा, आखिरी कमेंट निरंजन पोदार जी से ले लेती हूँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। निरंजन जी देखिए पूजा जी, अगर मैं इसका राजनीतिक पहलू से बात करूं तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ने ये स्थिति कर दी कि आज जिस तरीके से विपक्ष इसको विरोध कर रहा है, लामबंद होकर के कहीं ना कहीं मोदी सरकार आधा सफल होगी। मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष इस पे सकारात्मक बात करता, विपक्ष ये कहता कि आप एक इसके साथ ऐसा कानून लाइए जिसके अंदर विशेष न्यायालय बने और 3 महीने के अंदर अंदर उस चीज का फैसला आ जाए, तो कहीं ना कहीं जनता में सकारात्मक संदेश जाता। लेकिन आज
ये आज ये जनता में बहुत नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। आज जनता को लग रहा है ठीक है सर, मेरे पास करेला समय की और थोड़ी सी नीम कड़ा। कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आज सदन के भीतर 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है सरकार लेकर आई है। फिलहाल अभी से जेपीसी में चर्चा के लिए भेजा गया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार जो है लामबंद हो चुका है और बता रहा है कि गलत है, तानाशाही का तरीका है, गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा, गलत तरीके से जो विपक्षी नेता है उन्हें जेल में डाला जाएगा ताकि सत्ता से बेदखल किया जाए। ये आरोप फिलहाल विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।